हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दिरुकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टी बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम ओबेसिटी कैसे मेल इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है ये बात करने वाले हैं। मतलब कि अगर आपका मोटापा ज़्यादा है, बीएमआई जो है वो आपका ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या आपको प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम हो सकता है। पुरुषों में जो है ये फर्टिलिटी के प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो एक सर्वे में देखा गया है कि अराउंड 1.6 बिलियन जो मेल्स है वो ओवरवेट है और अराउंड 400 मिलियंस मेल्स जो है वो ओबीज कहे जाते हैं। अब ये बीएमआई क्या होता है, तो बॉडी मास इंडेक्स होता है। मतलब आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट जो है वो कितना है, और वो अगर ये जो 18 to 24 ये बीएमआई हम नॉर्मल बीएमआई कहते हैं, और अगर ये 25 to 30 के बीच में है तो हम इसे ओवरवेट, और 30 के ऊपर अगर है तो उसे हम ओबीस कहते हैं, और अगर 35 से भी ऊपर बीएमआई है तो उसे हम मॉर्बिड ओबेसिटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा वेट है, ऐसा कहते हैं। सो आपके वेट के हिसाब से, जो आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट अगर ज़्यादा है तो उसे बीएमआई ज़्यादा है ऐसा हम कहते हैं, और 30 से ज़्यादा बीएमआई जो अगर आपका होता है तो वो थोड़ा चिंता का कारण हो सकता है। अब हम जानेंगे कि ये पुरुषों में वंध्यत्व का कारण कैसे हो सकता है। सो जनरली इसके लिए आपके बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये ओबेसिटी जो है वो इनफर्टिलिटी मेल्स में कॉज कर सकता है। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है कि टेस्टोस्टेरॉन लेवल जो है वो कम होता है। सो ये क्यों होता है, क्योंकि सीरम हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन नाम का एक हार्मोन जो है वो कम हो जाता है, ये प्रोटीन कम हो जाता है और उसकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन कम हो जाता है। और एडिपोज टिश्यू जो है, मतलब फैट टिश्यू, वो बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से ये जो टेस्टोस्टेरॉन है उसका कन्वर्जन जो है, मतलब ये टेस्टोस्टेरॉन एक मेल हार्मोन है तो उसका कन्वर्जन एक फीमेल हार्मोन में, मतलब इस्ट्रोजन में, इस्ट्रोन और इस्ट्राडायोल इसमें हो जाता है। सो ये जो मेल हार्मोन है वो फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट हो रहा है और टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा जो है वो कम हो रही है। सो इसकी वजह से अगेन सेक्सुअल ड्राइव कम होना और इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, मतलब इरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, और स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी और स्पर्म का मॉर्फोलॉजी, ये सब पैरामीटर्स जो है वो कम हो जाते हैं। सो हर एक ही ओबीज मेल में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होगा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपका स्पर्म पैरामीटर्स जो है वो डिरेंज रह सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आपने आपका सीमेन एनालिसिस ज़रूर कराना चाहिए। अब और क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ये जो फर्टिलिटी है अफेक्ट होती है, तो ज़्यादा ओबेसिटी होने की वजह से स्लीप एपनिया भी होता है। ये स्लीप एपनिया होने की वजह से हाइपोक्सिया जो है, हाइपोक्सीमिया होता है, और ये हाइपोक्सीमिया की वजह से अगेन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि शुक्राणु बनने की जो प्रोसेस है उसमें भी दिक्कतें आती हैं। सो ये स्लीप एपनिया एक हो सकता है। उसके अलावा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ज़्यादा होते हैं ओबेसिटी में, और उसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी होता है जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, लिपिड प्रोफाइल आपका डिरेंज हो जाता है, और इसकी वजह से भी ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो डिफेक्टिव हो सकता है। अब स्क्रोटल एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होने की वजह से, मतलब वहाँ पे फैट डिपोजिशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है। स्क्रोटल एरिया का टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो उसकी वजह से भी स्पर्मेटोजेनेसिस इफेक्ट होता है, और उसके वजह से स्पर्म काउंट और मोटिलिटी अफेक्ट हो सकती है, स्पर्म काउंट कम हो सकता है। सो ये कुछ रीजंस है, साइंटिफिक रीज़न। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और लेप्टिन जो है ये हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये इंसुलिन और लेप्टिन की मात्रा बढ़ने की वजह से अगेन स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर इफेक्ट होता है, मतलब कि शुक्राणु बढ़ने का जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और अगेन स्पर्म काउंट और मोटिलिटी कम हो जाती है। फ्रेगमेंटेड स्पर्म्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब आपका डीएफआई जो है वो रेज्ड हो जाता है, और वो भी कॉज कर सकता है कि
प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी हो सकता है, स्पर्म पैरामीटर्स जो है वो डिरेंज हो सकते हैं. सो ये सारे जो रीजंस हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना, इस्ट्रोजन मेन कारण जो मैंने बोला कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाना और इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाना, उसके अलावा स्लीप एपनिया होना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना, लेप्टिन और इंसुलिन की लेवल बढ़ जाना, लोकल वहाँ पे स्क्रोटल एडिपोज टिश्यू की वजह से लोकल वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो ओबीज मेल्स हैं उनमें इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं. और अब इससे हम जानेंगे कि ये हमने जाना कि कैसा मैकेनिज्म होता है कि कैसे ये इनफर्टिलिटी कर सकता है कॉज. अब हम जानेंगे कि कैसे इसमें हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस ये रहेगा कि आपका वेट लॉस करने का पूरा प्रयत्न कीजिए. इसके लिए आप प्रॉपर एक डाइट कंसल्ट डाइट जो है वो आपके लिए डिज़ाइन करके डाइट ले सकते हैं. उसके अलावा आप वेट लॉस एक्सरसाइज के थ्रू भी एक्सरसाइज करके भी वेट लॉस कर सकते हैं. अगर मॉर्बिड ओबेसिटी है तो बेरियाट्रिक सर्जरीज भी अवेलेबल है, लेकिन वो सिर्फ मॉर्बिड अगर ओबेसिटी है आपको तो उनमें अवेलेबल है. अब इसके अलावा आपका वेट लॉस जो है, देखिए 9 kg, अगर आप 9 kg एवरी 9 kg वेट गेन के लिए 10% से आपका फर्टिलिटी कम होता है, ऐसा रिसर्चेस में पता चला है. सो एवरी 9 kg वेट गेन कॉजेज 10% डिक्रीज इन योर फर्टिलिटी. सो अगर आप वेट लॉस करना चालू करेंगे तो आपका फर्टिलिटी रिगेन होना चालू हो जाएगा. सो ये वेट लॉस आपका फर्टिलिटी रिगेन कैसे करेगा? सो अगेन टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा, आपका जो सेक्सुअल ड्राइव, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो आपके कम हो जाएंगे. सो ये सब चीज़ें जो है, जो आपका एक निगेटिव लुक बना है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी इम्प्रूव होने लगेगी, और इसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट, आपका स्पर्म मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होने लगेगी. लेकिन इसके लिए आपको 3 to 4 months टाइम लगेगा. कुछ टैबलेट्स और इंजेक्शंस भी अवेलेबल होते हैं जो हम वीकली बेसिस पे दे सकते हैं, जिनका सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है उनके लिए ये दे सकते हैं. पर अगर बहुत ही ज़्यादा आपका स्पर्म काउंट कम है, अगर वो 5 मिलियन से कम है, तो ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो आपके लिए इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं रह सकते. जो थोड़ा सा ये 5 मिलियन से कम काउंट जब रहता है तो ये सारे मॉडिफिकेशंस जो है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये हमें इतने ज़्यादा फ्रूट्स नहीं दे सकते हैं. सो ऐसे केसेस में हमें फिर IVF की मदद लेनी पड़ती है, और IVF में हम स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपका DFI रेज्ड है तो मैक्स मतलब मैग्नेटिक असिस्टेड सेल सॉर्टिंग, ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं. या फिर माइक्रोफ्लूइडिक्स, अगर मोटिलिटी अच्छा है और सिर्फ कुछ पैरामीटर्स ही अफेक्टेड है, ज़्यादा नहीं है, तो माइक्रोफ्लूइडिक्स और मैक्स, ये जो स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स है हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स हमें मिल सकते हैं. और ये स्पर्म्स अगर हम IVF करते वक्त, ICSI करते वक्त यूज़ करते हैं तो हमें अच्छे एम्ब्रियोज जो है मिल सकते हैं, और ये जो एम्ब्रियोज हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी अच्छा मिल सकता है. सो ये सब जो है चेंजेस, या फिर ये जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपका जो सीमेन एनालिसिस हुआ है उसमें आपके सीमेन पैरामीटर्स क्या कहते हैं, कितना आपका स्पर्म काउंट है, आपने अगर रिपीट सीमेन एनालिसिस किया है उसमें कितना स्पर्म काउंट है. सो इन सब चीज़ों के ऊपर आपका ट्रीटमेंट आगे का डिपेंड करता है. सो हमने इस वीडियो में जाना कि ओबेसिटी अगर है, हर एक ही ओबीस अगर मेल है तो हर एक में ही इनफर्टिलिटी होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है. हर एक ही ओबीस मेल का सीमेन पैरामीटर्स जो है वो डिरेंज रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है. पर ऐसा देखा गया है कि अगर आप में ओबेसिटी है तो आपका फर्टिलिटी कंप्रोमाइज़ रह सकता है. सो मेरी तरफ से आपको यही रिकमेंडेशंस रहेगा कि अगर आपका BMI जो है वो 30 से ज़्यादा है, आप ओवरवेट हो, तो आपका सीमेन एनालिसिस आप ज़रूर करवा लीजिए. उसमें आपके स्पर्म काउंट, आप मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी ये आपने ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपका फर्टिलिटी जो है वो कुछ कंप्रोमाइज़ तो नहीं है ना, या फिर आपका सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है, ये हमें पता चल सकता है. सो आई होप ये ओबेसिटी एंड मेल इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो
तो ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी टॉपिक जिसके ऊपर आपको वीडियो लगता है कि हमने करना चाहिए, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।